Hello students, this is Dipali Pandey and you are watching me on your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 फिज़िक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 में आया था बोर्ड एग्ज़ाम्स में, और ये मेरे हाथ में है क्वेश्चन पेपर। सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ क्वेश्चन पेपर का, जो कि ये कहता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय डोपिंग ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेमली टू टाइप्स ऑफ एटम यूज्ड फॉर डोपिंग ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछ रहा है कि डोपिंग क्या होती है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म दिया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर की प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं, मीन्स हम उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी वगैरह नहीं मिलाते हैं तो उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। बट एनी हाउ अगर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो उसमें कुछ ना कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस को मिला दिया जाता है, उनको ऐड कर दिया जाता है ताकि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, सो डोपिंग के लिए मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। सो द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू अल्टर इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डोपिंग। अब डोपिंग दो टाइप की होती है, या तो हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना सकते हैं या फिर पी टाइप का। अगर हमने एनी हाउ किसी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया, ट्राईवैलेंट का मतलब है जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, तो इस टाइप से जो भी सेमीकंडक्टर क्रिएट होगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, और वो रखेगा, क्या रखेगा वो, इट विल बी रिच, इट इज़ रिच इन होल्स, उसमें होल्स की एक्सेस हो जाएगी। और इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। और आप क्या इम्प्योरिटीज़ ऐड कर सकते हो अगर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है? सो आप ऐड कर सकते हो बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। अगर हम कोई भी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दें, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी अगर हम ऐड करें किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बच्चों, सो वो कहलाता है क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो क्या क्या हो सकती हैं, आर्सेनिक आप ऐड कर सकते हो, फॉस्फोरस ऐड कर सकते हो और एंटीमनी ऐड कर सकते हो। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप नोट डाउन कर लो। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों? आइसोटोप्स वो होते हैं जो कि एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, और आइसोटोप्स क्योंकि सेम एलिमेंट के हैं इसलिए उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए। सो वी कैन राइट हियर, इसकी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have same atomic number but different atomic masses, ओके, जिनके एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एंड बताओ मुझे आइसोटोप्स के क्या क्या एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। आइसोटोप्स हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1H1, 1S2, 1H3। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। कार्बन के आइसोटोप्स लिख सकते हो 6C12, 6C14। ओके, नाउ आइसोबार्स, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have different atomic number but same atomic mass are called isobarss। ठीक है, आइसोबार्स की एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पर आर्गन जो है 18 आर्गन 40 एंड 20 Ca40, ये आइसोबार्स हो गए। देखो इनका एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स है, ए और बी।
ऑप्शन में है दोनों, ए या तो आपको ए करना है या फिर आपको बी करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ए पार्ट है उसमें दो पार्ट्स हैं, ठीक है। सो सेकंड पार्ट ऑफ ए, टू न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट मास नंबर्स A1 एंड A2, ठीक है। टू न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट मास नंबर्स A1 एंड A2, आर दीज न्यूक्लियाई नेसेसरी द आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो हैं जिनके एटॉमिक मासेस क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज देयर कि भाई किन्हीं भी दो न्यूक्लियाई जिनके एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, वो हमेशा आइसोटोप्स हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर आप आंसर लिख लो, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, आप इसका आंसर लिख लो, नो it is not true for all the nuclei that the one who has different atomic masses, they are always isotopes, okay, of the same element. Now B का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ही है, ऑप्शन में है, नेम द फैक्टर्स ऑन विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर अ सरफेस डिपेंड्स। क्या लिखोगे इसका ऑप्शन? भाई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है मेटल्स के, ठीक है। दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है। डिफाइन द टर्म थ्रीसोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल। What is threefold frequency? So threefold frequency क्या होती है? The minimum amount of frequency which is required to eject electron from metal surface is called threshold frequency. So should I write it? Okay, so I am writing its answer. ये आंसर हो गया हमारा सेकेंड बी का सेकेंड पार्ट, द मिनिमम अमाउंट of frequency of light, क्योंकि लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं, which is required for what? Which is required to eject electrons from metals surface is called क्या बोलते हैं इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ द पेपर, जो कि ये कहता है कि हमें एक्सप्लेन करनी है द फॉर्मेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल इन अ पीएन जंक्शन। सो अगर हम कोई भी पीएन जंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, जब हमें पीएन जंक्शन बनाना होता है तो हमें किसी भी सेमीकंडक्टर के एक साइड में हमें डोपिंग करनी होती है, किसकी? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ की, और एक साइड में हमें डोपिंग करनी होती है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ की। सो जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं वो एक रीज़न क्रिएट करती हैं, वो रिच इन होल्स होती है, ठीक है। सो यहाँ पर होल्स की एक्सेस होती है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है। तब होता क्या है कि जब पीएन जंक्शन क्रिएट होता है तो दो मेन प्रोसेस होती हैं। वो मेन प्रोसेस क्या क्या हैं? एक तो होता है डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट, ठीक है। सो होता क्या है कि पी रीजन से होल्स अपनी जगह छोड़ करके एन रीजन की तरफ चलना शुरू करते हैं, एन रीजन की तरफ ड्रिफ्ट करने लगते हैं, और एन रीजन क्योंकि वहाँ पर एक्सेस है इलेक्ट्रॉन्स की, सो वो पी रीजन की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है, जब हमके पास क्रॉसिंग आती है, इस चीज़ को उन्हें क्रॉस करना है, जब वो क्रॉस करके होल्स एन रीजन में पहुंचते हैं तो वो अपने पीछे एक एक्सेप्टर आयन छोड़ करके जाते हैं, ठीक है। और एक्सेप्टर आयन ये छोड़ करके जा रहे हैं, जब होल ने अपनी जगह को खाली किया तो एक्सेप्टर आयन उन्होंने छोड़ दिया, और जब एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं पी रीजन की तरफ तो वो वहाँ पर एक डोनर आयन छोड़ करके चलते हैं। फिर क्या होता है, जहाँ पर वो क्रॉस कर रहे होते हैं उस रीजन में वो क्रॉस करके वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे होल्स ने यहाँ पर क्रॉस किया, पी रीजन में एंटर हुए, वो क्या हो गए, वो न्यूट्रल हो गए। यहाँ से एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में आए और उन्होंने इस रीजन को क्या कर दिया, यहाँ पर एक जाम टाइप का लगा दिया,
ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो पीछे वाले जो होल्स हैं और ये जो पीछे वाले के इलेक्ट्रॉन हैं उनका यहाँ से क्रॉस होना बंद हो जाता है और यहाँ पे इमोबाइल चार्ज कैरियर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इस जगह को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ओके, सो द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन पी रीजन। सो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे क्रॉस करके जाएगा? नेगेटिव चार्ज एन रीजन में है और वो क्रॉस करके पी रीजन में एंटर करेगा, है ना। सो यही तुमने लिखा, द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इनटू पी रीजन एंड पॉजिटिव चार्ज इन एन रीजन। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे कलेक्ट होगा? एन रीजन में कलेक्ट होगा। सेट्स अप अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी जंक्शन। सो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो क्रिएट हो रहा है वो एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है। सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और इसे हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। सो ये बैरियर पोटेंशियल क्या कहता है? इस बैरियर पोटेंशियल की वजह से फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो पाता इलेक्ट्रॉन और होल्स का अक्रॉस दी जंक्शन। सो द क्वेश्चन वाज आस्किंग एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल इन अ पीएन जंक्शन। सो दिस इज द फॉर्मेशन प्रोसेस। सो ये आपको बना करके आना है। ओके, सो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से कहता है कि स्टेट बोर्स पोस्टुलेट टू एक्सप्लेन स्टेबल ऑर्बिट्स इन अ हाइड्रोजन एटम, prove that the speed with which an electron revolve in nth orbit is proportional to 1/n. So this question is related to somewhere कि भाई वो बोर पोस्टुलेट्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं स्टेबल ऑर्बिट्स के रिगार्डिंग। सो बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ करेक्शन किया था और उन्होंने ये बताया था कि कुछ पोस्टुलेट्स जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इन सर्कुलर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो भाई रदरफोर्ड ने भी यही बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। बट उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सो व्हेन दे रिवॉल्व वो किसी भी ऑर्बिट में घूम सकते हैं एंड वो किसी भी ऑर्बिट में घूमते वक्त वो अपनी एनर्जी को लगातार रेडिएट करते हैं। बट बोर्ड ने इस चीज़ को करेक्ट किया एंड ही सेड फ्यू पॉइंट्स जो कि पॉइंट टू पॉइंट थे। वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रोटेशन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। मीन्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिल कहाँ से रहा है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है सो यहाँ पर कोई प्रोटॉन है सो इसके और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। उस फोर्स से इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होते हैं? h/2π का होल मल्टीपल होता है, यानी कि mvr इज इक्वल टू nh/2π। यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 ... कुछ भी हो सकती है। While revolving in permitted orbits, electron does not radiate energy. These are called stationary orbits. Means stationary orbit, stable orbit क्या हुए? अगर इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में घूमेगा तो घूमते घूमते अपनी एनर्जी बिल्कुल भी रेडिएट नहीं करेगा। नाउ यहाँ पर हमें एक चीज़ को प्रूफ करना है कि जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, भाई इसमें क्वेश्चन पेपर में दे रखा है कि हमें प्रूफ करना है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है जिससे वो घूम रहा है, स्पीड जिससे वो घूम रहा है, nth ऑर्बिट में अगर वो घूम रहा है तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/n, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? यहाँ पर देखो, अब इन्हीं पॉइंट से हम कुछ क्लू लेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो बोली है उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। सो वी नो mvr इज इक्वल टू nh/2π, ठीक है। सो हमने यहाँ से r की वैल्यू निकाल दी जो कि हो जाएगी nh/2π mr, इसको मान लिया mv, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1।
वी ऑल्सो नो, हमें ये भी पता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घूमने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो उसको किससे मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से मिलता है, इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियस के बीच में जो होगा, यानी कि एफ सी इज इक्वल टू एफ ई। ठीक है, नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है भाई, एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, के क्यू, क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू हमने मान लिया क्या है यहाँ पर, Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लो, ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज ले लो, और अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर ले लो। ठीक है, यहाँ से हम अगर r की डिस्टेंस निकालें, r की वैल्यू निकालें, तो एक r से तो ये r कैंसिल हो गया, r की वैल्यू मिल गई हमें k ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारी r की वैल्यू का ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों r की वैल्यूज इनको कंपैरिजन कर दो, कंपेयर कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, NH अपॉन 2 पाई एम वी इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, वी से वी कैंसिल। ठीक है, हमें v निकालना है तो v को हम इधर ले गए हैं, v को भाई इधर ले आते हैं, बाकी सारी चीज़ें इधर ले जाते हैं, तो 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन ये जो NH है ना, वी स्क्वायर को हम इसके मल्टीप्लाई में ले गए थे, बट ये जो NH है अब इसके डिवीज़न में आ जाएगा NH। अब इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले में 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है, ये प्लांक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट ही है। सो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई सिर्फ n को छोड़ करके। सो n क्या है यहाँ पर, ऑर्बिट का नंबर। ठीक है, सो n क्या होता है, n ऑर्बिट के बारे में बताता हूँ, यानी कि हमें यही प्रूव करना था कि जो स्पीड जो होती है इलेक्ट्रॉन की, जो कि मूव कर रहा है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, nth ऑर्बिट के। सो दिस इज प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से कहता है कि वी हैव टू एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ EMF इज जनरेटेड इन अ सोलर सेल एंड वी हैव टू ऑल्सो टेल कि IB कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो यहाँ पर एक सोलर सेल की अगर हम बात करें तो सोलर सेल में क्या होता है, एक PN जंक्शन लेते हैं और कुछ इस तरीके का डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। लाइक PN जंक्शन में हम या तो N या फिर P, एक रीजन को या तो P रीजन को या फिर N रीजन को हम हल्का सा डोप करते हैं। ठीक है, पतला सा डोप करते हैं, पतली सी लेयर क्रिएट करते हैं हम, और उस पर हम क्या डालते हैं, सन रेज डालते हैं, लाइट इंसिडेंट करते हैं। अब सोलर सेल में जो रेडिएशन तभी होगा, मींस जब हम इस पर लाइट इंसिडेंट करेंगे और इससे इलेक्ट्रॉन्स तभी इजेक्ट होंगे जब उसकी फ्रिक्वेंसी, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी इनकी बैंड विड्थ से ज़्यादा होगी। ठीक है, जिनका बैंड गैप है उससे ज़्यादा होगी, तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ये जो PN जो हमने बनाया हुआ है जंक्शन, उसमें ये लेयर पतली होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से PN जंक्शन पे एंटर कर जाते हैं। और जैसा कि अभी आपने एक क्वेश्चन में सीखा था कि जब PN जंक्शन क्रिएट होता है तो वहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर भी कनेक्ट हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि P से होल्स इस तरफ और N से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ क्या हो जाते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, और वो एक लेयर क्रिएट करते हैं सेंटर रीजन में, जो कि फर्दर मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N टू P रीजन एंड होल्स फ्रॉम P टू N रीजन उसको अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैरियर टाइप का बन जाता है। अब होता क्या है, जब लाइट को डाला तो लाइट को जब हमने सेमीकंडक्टर के सरफेस पर डाला, वहाँ पर छोटे छोटे से मेटल के ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी बना दिए कुछ इस तरीके से मेटल के सरफेस पे ऊपर। तो अब इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जब लाइट को हम गिराएंगे तो लाइट जो है, अगर सारा मेटल से ढक देंगे तो मेटल तो क्या नहीं करने वाली, मेटल इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट नहीं करेगी, बट सेमीकंडक्टर में कुछ जगह पर जब लाइट गिरेगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट होंगे। ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये डिप्लीट होने लगेगा, ये घटने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा
जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करने लगेंगे टूवर्ड्स एन टाइप और वो बी एंड पे कलेक्ट हो जाएंगे, और होल्स जो हैं वो ड्रिफ्ट करने लगेंगे पी साइड और वो एंड ए पे कलेक्ट हो जाएंगे। सो यानी कि ये जो लाइट हमने डाली थी, इट ब्रेक्स द कोवलेंट बॉन्ड विद इन इट एंड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। सो यहाँ पर जो आयंस बन गए थे, ठीक है, जो अलाउ नहीं कर रहे थे मूवमेंट का, वो न्यूट्रल जो हो गए थे, ठीक है, जैसे ही पी इधर से इधर एंटर किया, उसने एन से कनेक्शन किया, न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, होल से मिला, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल वाले जो पेयर्स है ना, उनको ये जो लाइट है ये ब्रेक कर देती है अगेन किस में, इलेक्ट्रॉन होल पेयर में। और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है उसके कारण जब मूवमेंट होने लगता है, प्लस इधर माइनस इधर, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स एन सेगमेंट में और कलेक्ट हो जाते हैं। एन सेगमेंट में किस एंड पे कलेक्ट हो जाते हैं, वो पी एंड पे, बी एंड पे, और होल जो है वो पी टाइप में थ्रो हो जाते हैं और वो कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, होल्स ए एंड पे। अब होता क्या है, अगर हम इसको सोलर सेल को, अच्छा अब होगा क्या, जब प्लस चार्ज एक साइड कलेक्ट हो गया, माइनस चार्ज एक साइड कलेक्ट हो गया, तो बच्चों क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, ईएमएफ क्रिएट हो गया। सो इस तरीके से एज देयर इज अ चार्ज डिफरेंट अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ सोलर सेल, सो ईएमएफ इज जनरेटेड। दिस वाज इनफ टू राइट इन दैट। नाउ ग्राफ पूछा है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक पूछी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट हो गए हैं। अब सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो उनको ट्रैवल कराए, इसलिए यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इन इलेक्ट्रॉन और होल्स को ट्रैवलिंग में हेल्प करते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ मैटर्स। ओके, नाउ अगर हम इस सर्किट को किसी बाहरी लोड से जोड़ दें, कोई रेजिस्टेंस लगा दें, कोई बल्ब लगा दें, तो यहाँ पर करंट फ्लो होने लगती है। और एक सोलर सेल की जो एफिशिएंसी होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती, लगभग 0.5 वोल्ट क्रिएट कर पाता है, उससे ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पाता। बहुत सारे सोलर सेल्स को सीरीज़ में या पैरेलल में कनेक्ट करके लाइट को एक्सेस मात्रा में क्रिएट किया जाता है बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम किसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करें, देखो ग्राफ कैसा बना है। ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब क्या है कि जब तक हमने यहाँ पर लोड नहीं जोड़ा था, कोई भी हमने बल्ब नहीं जोड़ा था, कुछ भी नहीं जोड़ा था, तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक ईएमएफ क्रिएट हुआ, तो उसके लिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया। बट जैसे ही हमने इसमें लोड जोड़ा, कंडक्टर्स, बाहरी कंडक्टर्स को ऐड किया, तो करंट फ्लो होने लगी। करंट फ्लो होने लगी तो इसको क्या बोल दिया हमने, शॉर्ट सर्किट करंट। उस करंट को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। और उसके बीच में क्या होता है, ये होता है। अब और भी ज़्यादा अगर हम इसको बढ़ाएंगे, अगर और भी ज़्यादा वोल्टेज अगर एनी हाउ बढ़ती है, तो उसके लिए और भी ज़्यादा शॉर्ट सर्किट करंट प्रोड्यूस होगी। सो इस तरीके से ग्राफ हम बना करके दिखा सकते हैं। ओके, नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो ये कहता है कि एक नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन्स ईच हैविंग 4.1 मेगा वोल्ट एनर्जी इज अप्रोचिंग अ शीट ऑफ लेड जिसका एटॉमिक नंबर 82 दे रखा है। वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोटॉन इन द बीम एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, सो यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। दिस इज आंसर नंबर 6। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 4.1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। 4.1 मेगा को इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई किया, और इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई किया। यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड। सो v² इज इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 4.1 1.6 10⁻⁻19 + 6 - 13 अपॉन m कितना होगा, यहाँ पर प्रोटॉन ले रखा है ना, सो प्रोटॉन का मास होता है 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, सो हम यहाँ पर 1.6 से 1.6 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। नाउ
2 इंटू, क्या हम इसको 4.1 को 4 ले सकते हैं? नो इशूज़। 10 टू द पावर 13 और प्लस 27, 10 टू द पावर 14 बचेगा यहाँ पर। इट इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर। सो वी की वैल्यू क्या आएगी? वी की वैल्यू आ जाएगी 4 2 जा 8, 10 टू द पावर 14, यानी कि 2√2, 10 टू द पावर 7, यानी कि 2 इंटू 1.414 इंटू 10 टू द पावर 7, यानी कि दिस विल बी दी वेलोसिटी 2.828 into 10 to the power 7. Okay, so this is what? This is in meter per second. Now the distance of its closest approach. अब closest approach कब होती है? जब न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के पास कोई इलेक्ट्रॉन आता है, बस एक डिस्टेंस के पास वो उसके पास नहीं आ पाता। और यहाँ पर होता है क्या है कि उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में हो जाती है चेंज। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? mv² K(Q1 Q2) ओवर R। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहे? हाफ mv² K, भाई इलेक्ट्रॉन लेना है और हमने क्या ले रखा है यहाँ पे? मेटल। यहाँ पे हमारी कौन सी मेटल चल रही है? जेड हमारा 82 दे रखा है। ठीक है, सो 82 का मतलब क्या हुआ? एक हमें ZE लेना पड़ेगा जो हमारा दूसरा जो स्ट्राइक हो रहा है उस पर, और R कितना है? R वी डोंट नो। ठीक है, तो फिर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें दे रखी है और हमें डिस्टेंस निकालनी है। सो आर के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जेड कितना दे रखा है? 82, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगेन सेम ही होगा, और भाई काइनेटिक एनर्जी इधर नीचे आ जाएगी और ये इधर चला जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी दी थी? 4.1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट को फिर से हमें जूल में चेंज करना पड़ेगा। इतना काम किया, ये कैंसिल हो गया। नाउ 4.1, ये पॉइंट अगर हम हटा दें तो ये हटा सकते हैं। 41 2 जा 82 हो गया। ठीक है, सो आंसर आ रहा है कुछ इस तरीके से 9 इंटू 2 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर, ये 6 से अगर मैं 9 को कैंसिल करूँ तो 3 पावर बचती है 3 इंटू 10 टू द पावर -19। सो 9 2 जा या 16 2 जा 32 इंटू 9 कर देते हैं। सो 288 10 टू द पावर -16, या क्या मैं इसको 2.88 इंटू 10 टू द पावर -14। सो इतना, ये क्या हो गया? मीटर। सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो यू शुड राइट इट। ठीक है, सो दिस कैन बी द सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपको ऑप्टिक्स से दे रखा है। इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, हाउ विल द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम चेंज इफ, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है ऑरेंज लाइट इज यूज इन प्लेस ऑफ ग्रीन लाइट। दूसरा, द स्क्रीन इज मूव क्लोजर टू द स्लिट। तीसरा, द स्लिट विड्थ इज डिक्रीज्ड। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए बच्चों कि भाई यहाँ पर एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, नाउ अगर हम ऑरेंज लाइट की जगह ग्रीन लाइट यूज़ करें, सो ऑरेंज लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ग्रीन लाइट की वेवलेंथ से होती है ज़्यादा। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना। तो विड्थ किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो ऑरेंज की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली उसका जो ये जो होगा ना, उसका एंगुलर विड्थ भी क्या होगा? ज़्यादा होगा ऑरेंज का। और ग्रीन का ये जस्टिफिकेशन हो गया, क्योंकि आंसर में लास्ट उन्होंने पूछा जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। सो दिस इज द जस्टिफिकेशन वाई। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ वाई।
वाई वाई वाई, सो वाई का आप रीज़न ये देना। सेकेंड पार्ट में पूछा था स्क्रीन इज मूव क्लोजर टू द स्लिट। अगर हम स्क्रीन को क्लोज कर देते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से होता है डिफ्रैक्शन में, ये हमारी स्लिट होती है, ये स्क्रीन होती है। आप स्क्रीन की और स्लिट के बीच के डिस्टेंस कैपिटल डी लेते हैं, तो कैपिटल डी तो कहीं फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा, यानी कि इट इज़ इंडिपेंडेंट, सो नो चेंज विल बी देयर। आंसर में आएगा इफ द स्क्रीन इज मूव क्लोजर टू द स्लिट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, ये उसकी क्लोजनेस से इंडिपेंडेंट है, सो देयर विल बी नो इफेक्ट। तो ये जस्टिफिकेशन हो गया। द स्लिट विड्थ इज डिक्रीज्ड, ओके। नाउ स्लिट की विड्थ को अगर हम डिक्रीज करें तो बीटा जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, है ना। तो अगर हम डिक्रीज कर देंगे डिस्टेंस को, अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो बीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो आंसर शुड बी बीटा इंक्रीजेस, ओके। सो दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें, जो कि ये कहता है राइट 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड बी पॉइंट सेम क्वेश्चन का ये कहता है कि 2 प्रिज्म दे रखे हैं ABC एंड DBC, जो कि इस तरीके से डायग्राम में गिवन है और वो अरेंज्ड हैं। क्रिटिकल एंगल फॉर द 2 प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 41.1 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ट्रेस द पाथ ऑफ द रे थ्रू द कॉम्बिनेशन। सो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट को सीखते हैं। एक्चुअली में जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो कि नेसेसरी है वो ये है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट एक्चुअली ये फिनोमिना हमें कहीं ना कहीं बताता है रिफ्रैक्शन के बारे में। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में इंसिडेंट करती है, ठीक है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में इंसिडेंट करती है, सो होता क्या है कि रेयर मीडियम में थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, किसी रेयरर मीडियम में अगर एंटर करती है तो होता क्या है कि अगर जिस पॉइंट पे वो गिर रही है उस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल बनाएं तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल से अवे हो जाती है, यानी कि इंसिडेंट एंगल छोटा होता है और रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आप सपोज करो अगर हम इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दें, इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाने में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। सो हमने कुछ इस तरीके से किया। नाउ एक ऐसे एंगल की बात करें, हमने थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया और रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल से 90 डिग्री बना करके लौटने लगी, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए IC अगर क्रिटिकल एंगल है तो उसके लिए जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा वो होगा बच्चों 90 डिग्री। अब अगर हम इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और बढ़ा दें तो जो रिफ्रैक्टिंग रे थी ना वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मीन्स टू से वो सी मीडियम में वापस आ जाएगी, और इस प्रोसेस को बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपने क्या सीखा, यहाँ पर आपने 2 बातें सीखी जो कि ज़रूरी हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से कहाँ जानी चाहिए। रे ऑफ लाइट मस्ट एंटर फ्रॉम ऑप्टिकल विच मीडियम, डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, ठीक है बच्चों। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। एंड सेकेंड जो कंडीशन है वो ये है कि क्या बताया मैंने आपको कि जो क्रिटिकल एंगल है ना, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हमें एंगल चाहिए अगर हमें रे को उसी मीडियम में इंसिडेंट करवाना है तो। सो दीज थिंग्स आर क्लियर आई होप। एंड सेकेंड पार्ट में आपको 2 प्रिज्म दिए हुए हैं, सो ये आप नोट डाउन कर लेना। अब सेकेंड जो है वो डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों, उसमें हमें एक पाथ को ट्रेस करना है। लाइक हमें 2 प्रिज्म दिए हुए हैं, है ना। देखो यहाँ पर हमको एक ये दे रखा है एक प्रिज्म कुछ इस तरीके से, ये एक प्रिज्म है, ओके। ये कोई प्रिज्म है, इसको मान लो थोड़ा लाइनिंग्स पे कम फोकस करना। ये एर्थ का आपका है बी पार्ट। अब आपके इस प्रिज्म का नाम है A, B और C, ठीक है। नाउ एक दूसरा प्रिज्म भी है नीचे, कुछ इस तरीके से दूसरा प्रिज्म दे रखा है जो कि ये है D,
नाउ यहाँ पर ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। यहाँ पर बच्चों ये बताया है कि जो क्रिटिकल एंगल है ना, वो फर्स्ट वाले के लिए जो क्रिटिकल एंगल है जो IC1 है वो है 41.1 डिग्री और इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है IC2 वो कितना है 45 डिग्री। तो आपको ये बताना है कि किस तरीके से जो रे ऑफ लाइट है, जो अगर यहाँ पर कोई भी रे ऑफ लाइट कितने 90 डिग्री पे एंटर कर रही है, मींस अगर वो नॉर्मल पे एंटर कर रही है तो किस तरीके से वो बाहर निकलेगी, मींस किस तरीके से वो रे ऑफ लाइट प्रिज्म के अंदर जो है घूमने वाली है या बाहर निकलने वाली है। वी हैव टू सी दैट पार्ट। तो देखो कैसे करेंगे इसको। ये वाला ये क्या कह सकते हो भाई, ये अगर 90 का एंगल ये गिवन है, ठीक है, ये अगर 90 का एंगल है तो ये इंसिडेंट रे 90 पे आ रही है। अगर कोई भी रे 90 पे आती है तो वो एज इट इज़ चले जाती है, एज इट इज़ वो दूसरे मीडियम में एंटर कर गई। नाउ व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एयर, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ग्लास, यानी कि रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। अब रे ऑफ लाइट जब एयर टू ग्लास पड़ेगी, वो सरफेस AC पर गई, AC पे वो स्ट्राइक हुई तो भाई AC पर वो कहलाएगी इंसिडेंट रे और AC सरफेस पे हमने ड्रॉ कर दिया क्या, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ये एंगल बच्चों कितना होगा, ये एंगल होगा 90, ये एंगल होगा 90, 90 45 135, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 45 डिग्री, ठीक है। ये अगर 45 है और ये पूरा एंगल 90 है तो ये कितना बचा, ये बचा 45 डिग्री। अब ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया, इंसिडेंट एंगल है तो ये वाली रे 45 डिग्री पर, तो ये 45 है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा एंगल ऑफ कौन सा वाला, रिफ्लेक्शन। ओके, अब ये रे 45 डिग्री पे यहाँ से वापस हुई जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो यानी कि ये रे पहुँच जाएगी दूसरे मीडियम में, ये रे यहाँ पहुँच गई, BD सरफेस पर स्ट्राइक हो गई, ठीक है। नाउ एक चीज़ अगर हम देखें तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल में देखें तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 90, ठीक है, और ये पूरा 90 है, ये 90 होगा, ये दो पैरेलल रे हो गई, ये पूरा एंगल 90 है, 45 45 90, सो ये भी 90 होगा। अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री का। अब ये वाली रे इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे हो गई, तो हम इस सरफेस के लिए ड्रॉ कर देंगे नॉर्मल। तो हमने यहाँ पर ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री का होगा। अब ये 60 डिग्री है तो भाई ये रे इसी मीडियम में क्या हो जाएगी वापस, भाई ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब ये हमारा नॉर्मल है तो ये वाला, ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, 60 30 90, सो ये वाला एंगल कितना होगा 90। तो भाई ये वाली रे अगर 90 पे इंसिडेंट हुई है तो वो एज इट इज़ बाहर चली जाएगी। तो इस तरीके से हम इस पाथ को क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक इट, ठीक है। नाउ 8th का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, मीन्स दीज 2 पार्ट्स वर इन ऑप्शन, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि भाई वी हैव टू टेल कि व्हाट आर द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन +1 वी हैव टू ड्रॉ दिस, वी हैव टू ट्रेस द पाथ। ओके, सेकेंड में और ऑप्शन में अगेन 2 पार्ट्स आर गिवन एंड फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, obtain the conditions under which the magnification produced by the lens is negative and positive. First let me rub it. So यहाँ पर बात हो रही है किसकी, रे ऑप्टिक्स की, और रे ऑप्टिक्स में कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हुआ, कौन सा लेंस है बच्चों, ये अगेन 8th का A पार्ट है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज और, ठीक है। सो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, ये वाला कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब हमें इसमें ये पूछा है कि आप बताइए कौन सी कंडीशन में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। बच्चों आपने फर्स्ट से लेकर 5th केस 5 केस पढ़े होंगे कन्वर्जिंग लेंस के, जिसमें आपको ये बताता है कि रियल एंड इन्वर्टेड
इमेज बनती है जब भी ऑब्जेक्ट फोकस से पहले रखा होता है। जब भी ऑब्जेक्ट फोकस से पहले बनता है, हमेशा अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है तो उसकी इमेज इस साइड बनती है और रियल और इन्वर्टेड बनती है। यानी कि उस केस में H1 होता है पॉजिटिव बट H2 क्या होता है नेगेटिव। सो मैग्नीफिकेशन क्योंकि H2 ओवर H1 होता है, सो मैग्नीफिकेशन क्या मिलता है नेगेटिव। सो यानी कि अगर हमें नेगेटिव मैग्नीफिकेशन चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो लेंस से है वो मोर देन फोकस होनी चाहिए, फोकल लेंथ से बड़ी होनी चाहिए। बट एक केस लास्ट वाला, जब हमने अगर फोकस सपोज करें यहाँ है और हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा है, तब ऑब्जेक्ट इसी साइड में बनता होता था, है ना। तो उस केस में H1 भी पॉजिटिव होता है और H2 भी पॉजिटिव होता है, यानी कि मैग्नीफिकेशन मिलता है उस केस में क्या पॉजिटिव। तो यानी कि उस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होनी चाहिए वो फोकल लेंथ से छोटी होनी चाहिए। समझ में आई बात। सो पहले केस के लिए आप लिखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन फोकल लेंथ, दूसरे केस में लिखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी लेस देन फोकल लेंथ। नाउ एक क्वेश्चन, एक डायग्राम सा दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, एक ग्लास स्फेरिकल ग्लास दिया है, ग्लास स्फेयर दिया है और उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये उसकी रेडियस गिवन है और उससे यहाँ पर ये उसकी रेडियस गिवन है बच्चों। यहाँ पर कोई पॉइंट ओ रखा है जो कि इससे 3r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। आपको ना इमेज का सिर्फ फॉर्मेशन बताना है, ठीक है। नाउ यू लिसन, ये एयर है, ये क्या है, ये ग्लास है और ये क्या है, ये एयर है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब इससे अगर कोई रे यहाँ पर गिरेगी इसके सरफेस पर, सो विच सरफेस, कौन से सरफेस पर, वो एयर ग्लास सरफेस पर है ना। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल हो गया। अब ये रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये रे ऑफ लाइट जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, है ना। अच्छा, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब जब भी ये रे ऑफ लाइट ग्लास टू एयर अगेन आना चाहेगी तो ये यहाँ से हमने एक नॉर्मल और ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। नाउ ये डेंसर टू रेयर आ रही है तो ये नॉर्मल से अवे हटेगी, ठीक है। सो ये वाला एंगल अब बड़ा हो जाएगा और अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इसके एक्सिस के थ्रू आ रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू आ रही है तो वो सेम आएगी, तो यहाँ पर बन जाएगी क्या, इसकी इमेज, ठीक है। तो आप नॉर्मल का नाम दे सकते हो कुछ भी, ये सेंटर है तो भाई इसको M दे दो, इसको N दे दो, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हो, इसको A दे सकते हो, इसको B दे सकते हो। सो इन दिस वे यू आर एबल टू कंप्लीट दिस डायग्राम, ओके फाइन। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, मीन्स आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन इज accelerated from rest through a potential difference of 100 volt. Find the wavelength associated with the momentum of and the velocity required by the electron. मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जिसको रेस्ट से एसेलरेट किया है और 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, हमें बतानी है उसकी वेवलेंथ, ठीक है। सो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, दिस फॉर्मूला वी विल अप्लाई देयर। सो 12.27 अपॉन अंडर रूट में कितना वोल्ट लगा रखा है, 100 वोल्ट लगाया, आई थिंक सो, हाँ 100 वोल्ट लगाया है। सो 12.27 अपॉन आ जाएगा 10, यानी कि 1.227 एंगस्ट्रॉम। सो दिस विल बी द वेवलेंथ, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड कि बताइए क्या बताना है, यहाँ पर मोमेंटम बताना है, ठीक है। सो मोमेंटम बताने के लिए P इक्वल टू H ओवर लैम्डा एंड H इज प्लैंक कांस्टेंट, सो इसकी वैल्यू ये होती है एंड लैम्डा इज गिवन 1.227 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो यहाँ पर हाँ ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए -10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक एंगस्ट्रॉम में इतने मीटर होते हैं, -10 और ये कैंसिल हुआ तो -24 बचता है और 6.6 लगभग 1.227
तो इसको कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, एक काम करते हैं 66 और ये 3 0 ऊपर लगा देते हैं, 1 2 2 7 और ये पॉइंट हटा के 1 0 हमने नीचे लगाया और 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 2 2 7 12 5 जा 60। सो लगभग आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए, बाकी आप लोग पूरा सॉल्व करके देख लेना। सो इतना जो है मोमेंटम आएगा आंसर में। अब हमें निकालना है तीसरी चीज़। हमें क्या पूछी है बच्चों, तीसरी चीज़ उन्होंने हमसे पूछ रखी है वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। सो वेलोसिटी p इक्वल टू mv होता है ना। सो 12 5 60 12 5 60, यहाँ पे मैं 5.5 लिख देती हूँ। सो p इक्वल टू mv। सो हमें यहाँ से निकालनी है वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम ओवर मास, एंड मोमेंटम है हमारा 5.5 इंटू 10 टू द पावर -24, एंड मास किसका लेना है, प्रोटॉन का लेना है या इलेक्ट्रॉन का लेना है, इलेक्ट्रॉन का मास लेना है। सो इलेक्ट्रॉन का मास आएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। सो नाउ वी कैन सॉल्व इट। यहाँ पे बचेगा कितना, -7 और 55/91 आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 10 की पावर 7 आएगा ऊपर, ठीक है। 550 अपॉन अगर 91 करें तो यहाँ 10 की पावर 6 बचेगी। अब 550 को अगर हम 91 से डिवाइड करें तो 6 टाइम्स जाएगा, 4 और 0 00 लगाना पड़ेगा तो 0.0। सो लगभग 6 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। इसके बाद में वी कैन राइट इट। सो v जो हो गया वो इतना आ गया मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज डन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो ये कहता है कि इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर द स्लिट सेपरेशन इज 0.8 मिलीमीटर एंड द स्क्रीन इज केप्ट 1.6 मीटर फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स। कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ, यानी कि बीटा निकालना है, द डिस्टेंस ऑफ थर्ड मिनिमम एंड फिफ्थ मिनिमम फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। सो बच्चों यहाँ पर आई हैव ऑलरेडी रिटन व्हाट वैल्यूज आर गिवन टू अस। हमको दे रखी है वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यहाँ पर जो हमें डिस्टेंस दी है स्लिट सेपरेशन की वो 0.8 mm दी थी, जिसको कि हमने 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर लिया है। एंड यहाँ पर हमको दे रखी है स्क्रीन की डिस्टेंस स्लिट से जो कि 1.6 मीटर है। वी हैव टू फाइंड फ्रिंज विड्थ बीटा का फॉर्मूला ये होता है, तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू रखो 600 इंटू 10 टू द पावर -9, डी रखो 1.6 अपॉन डी रखो, डी 0.8 इंटू 10 टू द पावर -3, कैंसिल करो, -6 बचा, ठीक है। सो पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हुआ, 8 2 जा 16 हुआ, 2 6 जा 12 हुआ, सो 1200 10 टू द पावर -6 यानी कि 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3। सो दिस इज फ्रिंज ब्रेथ। नाउ अब हमें निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा से कौन सी वाली ब्राइट फ्रिंज निकाली है बच्चों। यहाँ पर हमें पूछा है थर्ड मिनिमम का मतलब डार्क फ्रिंज हुआ, एंड फिफ्थ मैक्सिमम। सो फिफ्थ मैक्सिमम का मतलब हुआ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। सो फिफ्थ हमें ब्राइट निकालनी है, ठीक है। सो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमें n के प्लेस से 5 रखना है, तो 5 लैम्डा डी ओवर डी, ठीक है। नाउ बच्चों एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा से जो इनकी डिस्टेंस होगी ना वो -0 मीन्स इतनी, ये फॉर्मूला होता है, ये हमें याद करना पड़ेगा। सो 5 लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 600 10 टू द पावर -9, कैपिटल डी की वैल्यू रखेंगे 1.6, स्मॉल डी की वैल्यू रखेंगे 0.8 इंटू 10 टू द पावर -3। पॉइंट हटाएंगे 8 2 जा 16 करेंगे, -3 -6 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 3000 हो जाएगा -6, ठीक है।
एंड 2 भी है, सो 6000 हो जाएगा 10 की पावर -6, यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर -6, ये हमारी आ जाएगी फिफ्थ ब्राइट। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड थर्ड मिनिमम। थर्ड मिनिमम के लिए आ जाएगा y थर्ड मिनिमम यानी कि डार्क लिख देते हैं, ठीक है, डार्क लिखते हैं। तो डार्क के लिए हमें 3 रखना होगा फॉर्मूले में, 2 3 जा 6 माइनस 1 5, सो सेम फॉर्मूला आ रहा है 5 लैम्डा डी अपॉन डी नहीं 2d होता है, डी नहीं 2d होता है, ठीक है, यहाँ पर ना 2d होता है बच्चों, ठीक है, सो यहाँ 2d लगाओ 2d, ठीक है। सो ये फॉर्मूला 5 लैम्डा रखो, लैम्डा 600 इंटू 10 टू द पावर -9, कैपिटल D रखो 1.6 एंड 2 इंटू डी होता है 0.8 इंटू 10 टू द पावर -3 ये कैंसिल किया, -6 आया, 2 से 2 8 जा 16 है ना, 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, सो 3000, 5 6 जा 33,000, 10 की पावर -6 यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर -3। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो वो रिलेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ λ1, λ2 एंड λ3 आर यूज्ड इन रडार सिस्टम्स, इन वाटर प्यूरीफायर्स एंड इन रिमोट स्विचेस ऑफ टीवी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 3 वेव्स हैं और 3 यूजेस बताए हैं। आइडेंटिफाई दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहली वाली जो वेव है, जो λ1 जो है और जो रडार में यूज़ हो रही है, वो हो सकती है माइक्रोवेव, ओके। एंड हमें वन सोर्स भी बताना है कि मतलब ये वेव कहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो जो माइक्रोवेव है वो मैग्नेट्रॉन से प्रोड्यूस हो सकती है, गन डायोड से प्रोड्यूस होती है। तो ये आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। नंबर 2 हमें दे रखा है वाटर प्यूरीफायर। सो वाटर प्यूरीफायर में यूवी रेज यूज़ होती हैं, और यूवी रेज का सोर्स क्या है? सन, है ना। सन से आती हैं और बहुत सारी हॉट बॉडीज़, वेरी हॉट बॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं यूवी रेज़ को। थर्ड वाला जो हमें दे रखा है रिमोट स्विचेस। रिमोट स्विचेस में यूज़ होती है इंफ्रारेड वेव्स, और इनका इनका सोर्स क्या है? ये हॉट बॉडीज़ या मॉलिक्यूल से जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। नाउ और में ऑप्शन दे रखा है बी पार्ट, और में स्टेट 2 कंडीशंस फॉर 2 लाइट सोर्सेज टू बी कोहेरेंट। सो 2 कंडीशंस क्या है लाइट वेव्स के कोहेरेंट होने के लिए? फॉर कोहेरेंट सोर्सेज, ये आपने सुना होगा जब आप इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे। इसमें जो 2 वेव्स हैं ना, उनका जो फेस होना चाहिए, फेस कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। और जो उनकी फ्रिक्वेंसी होती है ना, फ्रिक्वेंसी भी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। गिव 2 points of difference between an interference pattern due to a double slit and a diffraction pattern due to a single slit. So जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये पूछ रहा है कि गिव 2 points of difference between an interference pattern due to a double slit and a diffraction pattern due to a single slit। ये दोनों ही हमने पढ़ा हुआ है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा है, डेरिवेशंस भी किए हैं बहुत अच्छे से। तो ये कुछ रफ में मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट ऑल यू कैन राइट। सो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज दोनों में बन रही है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में मिल रहा है। सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट जो है एक्सपेरिमेंट जो यंग ने किया है, वहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए कुछ ये फॉर्मूला मिलता है और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए ये फॉर्मूला डिफरेंस आप देख सकते हो। मिनिमम पार्ट डिफरेंस मीन्स जो डार्क फ्रिंज होती है उसका जो पार्ट डिफरेंस है उसका इसमें ये फॉर्मूला है, बट उसमें इसका अलग फॉर्मूला है। यहाँ पर जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस है उसका फॉर्मूला ये है, यानी कि जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए ये फॉर्मूला है और इसमें ब्राइट फ्रिंज के लिए ये फॉर्मूला है। सो यू कैन राइट इट डाउन। इसके अलावा अगर आपने कुछ और भी पढ़ा है, कुछ और भी आपको लगता है कि दिस इज अ डिफरेंस, सो यू कैन राइट इट, ओके। नाउ सो बच्चों अब हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन में पेपर के, जो कि केस स्टडी का क्वेश्चन है। उसमें ये लिखा है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो कि कंसिस्ट करता है 2 कन्वर्जिंग लेंसेज को। वन ऑफ देम ऑफ स्मॉल अपर्चर एंड ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, एंड अदर ऑफ स्लाइटली लार्ज अपर्चर एंड स्लाइटली लार्जर फोकल लेंथ इज कॉल्ड आई पीस।
ट्रुथ पढ़ा था जब माइक्रोस्कोप पढ़ा था, है ना। बोथ द lenses are fitted in a tube with an arrangement to vary the distance between them. A tiny object is placed in front of the objective at a distance slightly greater than its focal length. The objective produces the image of object which acts as an object for the eyepiece. जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने हम पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे जो बहुत छोटा है, उसकी इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा और वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी किसके लिए, आई पीस के लिए। फिर आई पीस उसकी और बड़ी इमेज बनाता है, ऐसा होता है। द आई पीस इन टर्न प्रोड्यूसेस द फाइनल मैग्नीफाइड इमेज। तो सेम बात कही गई है। पहला पार्ट ये पूछ रहा है कि इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेजेस फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर रिस्पेक्टिवली। तो देखो जो इसमें ऑब्जेक्टिव बनाता है ना वो बनाता है रियल इमेज। अब आपने जब ये टॉपिक पढ़ा होगा तब आपने सीखा होगा ऑब्जेक्टिव रियल इमेज बनाता है और फिर उस रियल इमेज को वर्चुअल बनाने का काम कौन करता है, आई पीस। तो आई पीस बनाता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। आई पीस के लिए वो इमेज जो कि किसने बनाई है, जो पहले वाले लेंस ने बनाई है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है, वो इमेज उसके लिए ऑब्जेक्टिव का काम करती है और उसको वो मैग्नीफाई करके बनाता है, ठीक है। नाउ द मैग्निफिकेशन ड्यू टू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप डज नॉट डिपेंड अपॉन। मैग्निफिकेशन ड्यू टू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप डज नॉट डिपेंड अपॉन। पहला पार्ट है द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, करता है उस पर डिपेंड। दी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, करता है उस पर भी। दी लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑब्वियसली करता है। दी कलर ऑफ लाइट यूज, इस पे नहीं करता है। तो डी पार्ट पे आप टिक कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बोथ द लेंसेज आर ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। शॉर्ट फोकल लेंथ के तो दोनों नहीं होते हैं। पहला वाला लेंस थोड़ा सा छोटा होता है, दूसरा वाला लेंस थोड़ा सा बड़ा होता है ना, बड़ी फोकल लेंथ का होता है। द मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज। हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है। नंबर 3 कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज इज मोर देन FO प्लस FE। येस इट इज़ राइट। द माइक्रोस्कोप, मतलब ये नॉट करेक्ट में आ रहा है, ठीक है। एंड द माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड एज अ टेलीस्कोप बाय इंटरचेंजिंग द टू लेंसेज। नो, हम अगर दोनों लेंसेज को चेंज कर देंगे तो फिर उनका फंक्शन अलग हो जाएगा, तो हम ये भी नहीं कर सकते, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सो इसमें से बी पार्ट जो है उसको आप टिक कर लीजिए। Now fourth part, a compound microscope consists of an objective lens of 10 times, means 10 times, ये जो x है ना उसका मतलब 10 times है, and an eyepiece of 20 times. The magnification due to microscope would be, क्या होगा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = MO ME। और ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा है बच्चों, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन दे रखा है 10 टाइम्स एंड आई पीस का कितना दे रखा है 20 टाइम्स। तो कितना आ गया टोटल 200। तो आंसर आप 200 पे टिक कर लो। नाउ नंबर 5, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 1.2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। The object is placed at a distance of 1.25 centimeter from the objective. If the final image is formed at infinite, the magnifying power of microscope would be. ओके सो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लो आपको क्या दे रखा है। इसमें FO दे रखा है। FO कितना दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर। भाई ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दी हुई है ना, और 3 सेंटीमीटर इसमें फोकल लेंथ किसकी दे रखी है, आई पीस की दी हुई है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.25 सेंटीमीटर। सो इसमें ये क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, ये UO दे रखा है, कितना दिया हुआ है ये 1.25, है ना। सो हमें निकालना है ये फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइटी, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप वुड बी। सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या होता है, VO/UO D/FE। सो यहाँ पर D हमें पता है 25 होता है, FE हमें गिवन है, VO नहीं पता, UO पता है। तो VO निकालने के लिए क्या हम लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला यूज़ कर दो यहाँ पर,
ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लेंस फॉर्मूला होता है क्या? 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। यहाँ से हम VO की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 1/VO 1/FO 1.2 प्लस 1/UO। UO की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 1.25 माइनस में। ठीक है, ये पुट करके हम यहाँ पर से VO की वैल्यू निकाल देंगे बच्चों, और फिर इस VO की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करके मैग्नीफिकेशन निकाल देंगे, एंड इसका आंसर जो है वो आ रहा है इसमें सॉल्व करके, वो आंसर आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है? 200। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सो 200 पे आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमने आज का पेपर सॉल्व कर लिया है। एंड अगर इसमें थोड़ा बहुत कुछ भी डिस्प्यूट रहता है सो थोड़ा बहुत बुक में भी सर्च कीजिएगा, और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है सो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है बच्चों, और बट क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिए बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए, एंड आई एम मेकिंग माई बेस्ट एफर्ट टू ब्रिंग आउट दीज न्यू क्वेश्चंस, दीज न्यू कह सकते हो पेपर्स वगैरह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्पेशली। सो डोंट फॉरगेट टू डू देम, डोंट फॉरगेट टू शेयर देम। एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।